मोनोपोली हिस्ट्री के कुछ सबसे फेमस बोर्ड गेम्स में से एक है। 1935 में जब से ये खेल मार्केट में आया है, इसके 2.5 करोड़ से ज़्यादा सेट्स बिक चुके हैं। दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोग इस खेल को खेलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के इस फेवरेट खेल को आप वाकई में कितना जानते हैं? इसकी हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल भी है और इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और इसके साथ जुड़ा है दुनिया को हिला देने वाला एक स्कैंडल भी। तो पेश है अल्टीमेट फैक्ट शो का स्पेशल मोनोपोली एडिशन। मोनोपोली बनाया किसने? 1932 के आखिर की एक शाम थी। फिलाडेल्फिया के बिजनेसमैन चार्ल्स टॉड और उनकी बीवी ओलिव ने अपने दोस्त चार्ल्स और एस्टर डेरो को एक बोर्ड गेम सिखाया। ये एक रियल एस्टेट गेम था जो उन्होंने हाल ही में सीखा था। खेल का कोई नाम नहीं था, ये बॉक्स में पैक होकर नहीं बिकता था, बल्कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को सिखाता था। लेकिन सारे रूल्स जाने पहचाने थे। बस पासा फेंको और जोश के साथ टोकन को बोर्ड पर चलाओ, आगे बढ़ते जाओ, प्रॉपर्टी खरीदते जाओ। चार्ल्स डेरो उस वक्त बेरोजगार थे। उस खेल में उनको इतना मजा आया कि एक दिन उन्होंने टॉड से इसके रूल्स की कॉपी ही मांग ली। टॉड ने पहले कभी रूल्स लिखे नहीं थे, ना ही वो भरोसा करते थे कि रूल्स कभी लिखे हुए रहेंगे, लेकिन वो गलत थे। इनफैक्ट ये खेल बहुत पहले 1903 में वॉशिंगटन डीसी में इजाद किया गया था। इसकी खोज एक दबंग और मॉडर्न लेडी ने की थी जिसका नाम था एलिजाबेथ लीजी मैगी। मगर लीजी की कहानी आने वाले सालों में बड़ी बेदर्दी से भुला दी गई। मोनोपोली की सारी शान अब उस इंसान के हाथों में चली गई थी जिसने अपने दोस्त के घर से इसे खरीदा था। इससे पहले कि हम मोनोपोली की बेहद उलझी हुई कहानी सुने, क्यों ना आप डाइस फेंके और सीधे उस लाइक के बटन तक पहुंच जाएं। एक बार सब्सक्राइब तक आ गए तो अमेजिंग कंटेंट जिंदगी भर हर रोज मिलता रहेगा, या मुझे आपको जेल भेजना पड़ेगा। हाँ, चार्ल्स डेरो 1935 में मोनोपोली के राइटर पार्कर ब्रदर्स को बेचने का सोच चुके थे, जिन्होंने खेल को आज जैसी जबरदस्त सक्सेस दिलाने के काम में डेरो की मदद की थी। डेरो ने मोनोपोली के खेल से अपने लिए लाखों कमाए और पूरी हिस्ट्री में उनको इस खेल के इन्वेंटर के तौर पर याद रखा जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। 1900 की शुरुआत में जब एलिजाबेथ ने ये खेल बनाने का सोचा, या वो सोच रही होगी, वो एक गुमनाम औरत थी जो कि स्टेनोग्राफर का काम करती थी। बोर्ड गेम्स मिडिल क्लास घरों में तेजी से अपनी जगह बना रहा था। लिजी एक ऐसा खेल बनाना चाहती थी जो कि लोगों को रियल एस्टेट, अमीरी, गरीबी और जिंदगी में हार जीत के बारे में सबक देता हो। उनके ओरिजिनल डिजाइन में मॉडर्न बोर्ड के सारे एलिमेंट्स थे, जिसका नाम उसने रखा था द लैंडलॉर्ड्स गेम। लिजी ने 2 वर्जन बनाए। पहला था एक एंटी मोनोपोलिस्ट सेट जिसमें दौलत पैदा होने से सभी को फायदा मिलता था। दूसरा था मोनोपोलिस्ट वर्जन जिसका टारगेट मोनोपोली बनाकर अपने अपोनेंट को खत्म करना होता था। लिजी 23 मार्च 1903 को लैंडलॉर्ड गेम पर खुद का लीगल क्लेम सुरक्षित करने के लिए यूएस पेटेंट ऑफिस गई और कम से कम 2 साल के बाद उसको पब्लिश किया। आने वाले 30 सालों में इस खेल का नाम खूब मशहूर होता रहा और फाइनली जा पहुंचा अटलांटिक सिटी में क्वेकर्स की कम्युनिटी के पास, और शायद यहीं से खेल डेरो के पास गया। मिड 1930 के वक्त जब मोनोपोली शुरू हुआ, पार्कर ब्रदर्स ने टेरिटरी बनाए रखने के लिए उससे जुड़े दूसरे खेलों के राइट्स भी खरीद लिए, जिसमें द लैंडलॉर्ड्स गेम भी शामिल था। पेटेंट और दूसरे 2 गेम आइडियाज के लिए कहा जाता है कि लिजी को $500 मिले, मगर कोई रॉयल्टी नहीं। हालांकि उन्होंने नाराज होकर प्रोटेस्ट भी किया कि मोनोपोली गेम में उनका कोई जिक्र नहीं है। लिजी गुमनामी में खो गई और ये बेऔलाद विडो 1948 में चल बसी। हालांकि खेल की हिस्ट्री में लिजी को फिर से जगह देने की कोशिश की गई, मगर हसब्रो ने उसको कम ही आंका। खेल की ऑफिशियल हिस्ट्री की शुरुआत भी तो 1934 में हुई थी। लिजी की आखिरी नौकरी यूएस के एजुकेशन ऑफिस में थी। वहां कलीग्स उसको गेम्स इन्वेंट करने वाली सीनियर टाइपिस्ट के रूप में याद करते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर में पकड़े गए बंदियों की मदद मोनोपोली ने की। मोनोपोली भले ही कुछ बड़े सरदर्दों की वजह बना रहा हो, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस सीधे सादे छोटे से खेल ने वर्ल्ड वॉर 2 में वाकई कई लोगों की जान बचाई थी। तो युद्ध के दौरान दुश्मन की एयर स्पेस में बहुत सारे ब्रिटिश पायलट गिराए गए थे। इनको दुश्मन देश की एनिमी लाइंस के पीछे बंदी बना लिया गया, लेकिन शुक्रिया जेनेवा कन्वेंशन का, जर्मनी ने रेड क्रॉस जैसे परोपकारी ग्रुप को उन प्रिजनर्स के लिए कुछ जरूरत का सामान बांटने की छूट दे दी। इस जरूरती सामान के पैकेज के एक हिस्से में कुछ खेल और टाइम पास की चीजें भी मौजूद थी। टाइम पास हूँ वो भी कहती हूँ, सही है यार। लड़ने वाले देशों ने इस अनूठी हमदर्दी के काम का फायदा फौजी अंदाज में उठाया। चैरिटी के आड़ में वो अपने कैद हो चुके सिपाहियों को जरूरत से ज्यादा सामान भेज रहा था। बात जरूरी सामान की चल रही है तो मेरा सही मतलब फरार होने में काम आने वाले सीक्रेट किट से था भाई। किट में थे कुछ औजार और जैसे कंपास, मेटल फाइल, पैसे और सबसे जरूरी चीज नक्शे। कोई भी इनका राज ना खोल सके, इस डर से इनको मोनोपोली सेट का शेप दे दिया गया था। कंपास और फाइल्स को खेल की गोटियों जैसा बना दिया गया था।
बैंक के असली नोटों को मोनोपोली के पैसों के बीच में छुपा दिया गया था। नक्शे मोनोपोली बोर्ड्स के अंदर ही कहीं छुपाए गए थे। ये किट ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस यूनिट M19 ने बनाया था, जो कि कैदियों को फरार करवाने माहिर थी। यूनिट का साथ दिया था जॉन वॉडिंगटन लिमिटेड ने, जो उस वक्त यूके में मोनोपोली बोर्ड बनाते थे। कैदी सोल्जर्स को बताया गया था कि मोनोपोली के स्पेशल एडिशन में फ्री पार्किंग स्पेस पर एक रेड डॉट दिखेगा। ये किसी अनट्रेंड इंसान को ऐसा दिखाई देगा जैसे एक स्टैंडर्ड बोर्ड पर नॉर्मल प्रिंटिंग एरर हो। एक बार गेम के साथ आए काम के औजार हाथ लग जाने के बाद उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि बोर्ड को तोड़कर फेंक दें। ब्रिटिश इतिहासकार अब अंदाजा लगा रहे हैं कि इन सीक्रेट मोनोपोली बोर्ड्स ने हजारों बंदी सिपाहियों की फरार होने में मदद की होगी। जेल से भागना तो भैया खेल है, वैसे स्टोरी में दम तो है भाई। मोनोपोली की गोटियों की कहानी। अलग अलग तरह से बने खेलने के पीसेस मोनोपोली की कुछ फेमस खासियतों में से एक है। इन सालों में कई पीस आए और चले गए। पुराने कुछ मनपसंद पीसेस ने नए लेकिन डाउटफुल पीसेस के लिए जगह छोड़ दी। 1935 में पहली बार मोनोपोली दुनिया के सामने लाया गया। तब खेल में सिर्फ 6 पीसेस ही हुआ करते थे, टॉप हेड, थिम्बल, आयरन, बूट, बैटलशिप और तोप। लेकिन इन अजीब टोकन्स के पीछे आखिर क्या स्टोरी थी? आपको चार्ल्स तो याद होगा, जिसने बेचारी एलिजाबेथ मैगी से आइडिया चुराया था। भाई साहब ने लोगों को आइडिया दे डाला कि अपने घर के आसपास की छोटी मोटी चीजों को ही पीसेस की तरह इस्तेमाल कर लें। उसकी भतीजी ने सलाह दी कि ऐसे पीस को तो किसी लड़की के चार्म ब्रेसलेट के चार्म से भी बना सकते हैं। बस खूबसूरत पीस तैयार थे। खेल के नए वर्जन रिलीज होते रहे, साथ ही नए पीस भी आते रहे। 1935 से 1936 में रेस कार, पर्स, झूलता हुआ घोड़ा और लालटेन वाले पीस आए, जिनमें से आज सिर्फ रेस कार वाला पीस ही देखने को मिलता है। 1950 और उसके बाद आने वाले वक्त में स्कॉटी डॉग और हाथ ठेला इस लिस्ट से जुड़ गए। साथ में कुछ दूसरे पुराने पीस भी जुड़ गए। 2017 में उस वक्त बवाल मच गया जब हासब्रो ने प्लेयर्स को 50 नए डिजाइन के फेवर में किन्हीं 3 ओरिजिनल पीसेस को वोट करने को कह दिया। फाइनली बाजी से बाहर होने वाले थे मजबूत थिम्बल, बूट और हाथ ठेला, जबकि रबर की बतख, पेंगुइन और टीरेक्स लिस्ट में जुड़ गए। बाजी उतनी भी खराब नहीं थी दोस्तों। पक्का नहीं कहा जा सकता है कि खेल को शानदार बनाने वाला आइडिया देने वाली भतीजी को डैरो ने खूब पैसा दिया हो या नहीं, लेकिन असली खेल कौन सी उसके दिमाग की उपज थी, बेचारी को कुछ नहीं मिला। कौन है मिस्टर मोनोपोली? प्रिंगल्स के कैन वाले इस चेहरे के अलावा बड़ी मूंछों वाले मिस्टर मोनोपोली भी लोगों के बीच सबसे फेमस कैरेक्टर है। लेकिन ये है कौन? खैर, सबसे पहली बात और बड़ी बात बता दूं कि उसका नाम मिस्टर मोनोपोली कतई नहीं है। 1930 के उस डिप्रेशन एरा में जब ये कैरेक्टर सबसे पहले बना था, तब इसका नाम रखा गया था रिच अंकल पेनीबैग्स। डेरो जब पहली बार पार्कर ब्रदर्स के पास गया था, तब 52 बेसिक एरर्स की वजह के चलते उन्होंने मोनोपोली को वाकई रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन डेरो हारा नहीं, उसने इस बोर्ड गेम की 5000 कॉपियां छापी और रिच अंकल पेनीबैग्स को ब्रांड बना के सड़कों पर खुद ही उनको बेचना शुरू कर दिया। फिर जब तक पार्कर ब्रदर्स वापस खेल से जुड़ते, तब तक रिच अंकल का कैरेक्टर दूसरी कंपनीज के बोर्ड गेम्स के मुकाबले बहुत फेमस हो चुका था। 1940 में वो डिग गेम का स्टार बन गया था और 1946 में फेमस गेम रिच अंकल का फ्रंट फेस भी बन गया था। कहा यह भी जाता है कि मिस्टर मोनोपोली का कैरेक्टर शायद JP मॉर्गन से इंस्पायर्ड था। वो एक बहुत बड़े बैंकर थे जिन्होंने रेल रोड प्रोजेक्ट्स की फाइनेंस से मदद की और कई बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस भी खड़े किए, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक। इस कैरेक्टर के डिजाइनर डैन फॉक्स की पहचान साल 2013 तक छुपी रही। इसी साल फॉक्स के पोतों में से एक ने पार्कर ब्रदर्स के पुराने एग्जीक्यूटिव फिलिप ऑबिन से कांटेक्ट किया। इस खेल में मिस्टर मोनोपोली अकेले हीरो नहीं थे। ऑफिसर मेलोरी जेल के ऑफिस इंचार्ज थे और जैक नाम का बंदा सलाखों के पीछे खड़ा है। खेल समझे क्या? मैकडोनल्ड मोनोपोली का जबरदस्त स्कैंडल। 1897 में मैकडोनल्ड्स ने सेल्स प्रमोशन के लिए एक अनोखा तरीका निकाला जिसका आने वाले सालों तक बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैकडोनल्ड्स मोनोपोली, जो कोई भी इस प्रमोशन स्कीम के दौरान फास्ट फूड चेन में जाता रहा होगा, वो समझता होगा कि ये वाकई एक बड़ा प्राइस ड्रॉ है। जीतने के 2 तरीके हैं। पहला, छोटे टोकन्स खोलो जिनमें अक्सर फ्री मेन्यू आइटम्स के नाम होते हैं, या फिर ठीक असली खेल की तरह प्रॉपर्टी सेट इकट्ठा करो जिनमें बड़े प्राइज मिलते हैं, जैसे कि कैश गैजेट्स और तो और टोटल फ्री टूर भी। देखा जाए तो ये दुनिया के कुछ बेहद अनहेल्दी फूड को खाने के लिए एनकरेज करने का तरीका है, लेकिन है फिर भी काफी मजेदार। क्यों? लेकिन 2001 में हुए एक स्कैंडल की कहानी के लिए लोग मजेदार जैसा वर्ड यूज नहीं करना चाहेंगे। एक आदमी ने मोनोपोली के जरिए मैकडोनल्ड्स को $24 लाख की आंसू ला देने वाली शपथ लगाई थी। पूरे 12 साल लगभग कोई भी मोनोपोली में ईमानदारी से प्राइज नहीं जीत सका था, बल्कि सभी विनर्स किसी तरह से जेरोम पी जैकबसन नाम के बंदे से जुड़े हुए थे, जो चुपचाप बेहद महंगे इनामी टोकन चुरा रहा था।
आप देखेंगे मैकडोनल्ड्स कभी कभार इंस्टेंट विनर का एक टोकन देता है, उसके लिए हिस्सेदारी के पास गेम पीसेस के पूरे सेट जरूरी नहीं होते। ये वो टोकन थे जिनकी निगरानी कंपनी की सिक्योरिटी टीम बड़े ध्यान से करती थी। इस टीम में जेरोम पी जैकबसन भी था। शुरू में जैकबसन बड़ा सख्त सिक्योरिटी ऑफिसर था जो स्टाफ के जूते भी इसलिए चेक करता था कहीं वो कंपनी से चोरी तो नहीं कर रहे। लेकिन चीजें बदल गई। एक बार मैकडोनल्ड्स ने प्राइस टोकन बांटने का प्रोग्राम रीऑर्गेनाइज किया जिससे वो यूनाइटेड स्टेट्स को कनाडा पर बढ़त दिला सके। जैकबसन ये तमाशा देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि जीते हुए टोकन्स पर हाथ मारना कितना आसान है। इस वक्त तक प्रमोट होकर वो सिक्योरिटी हेड बन चुका था। जीते हुए टोकन्स को ले जा करके फैक्ट्री की पैकेजिंग लाइन पर खुद जाकर रखने की जिम्मेदारी अब उसी की थी। जैकबसन को एक पैकेज मिला जो गलती से हांगकांग के किसी सप्लायर ने उसको भेज दिया था। उसमें था एंटी टेम्पर सील का एक सेट जिससे वो विनिंग टोकन्स उड़ा सकता था। आते जाते वक्त उसके साथ हमेशा एक और सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, इसलिए वो बाथरूम में घुसता, टोकन निकालकर प्राइस हथिया लेता। वो जानता था कि वो इनको क्लेम करेगा तो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने दूर के दोस्तों को टोकन बेचकर अपना हिस्सा ले लिया। 1955 से 2000 के बीच उसने दोस्तों को चोरी के प्राइस मनी से $24 लाख दिए। कुछ रिकॉर्ड्स चुराने के बाद जिनसे प्रूव होता था कि टोकन्स में हेरा फेरी हुई है। जैकबसन समझ गया था कि कंपनी में उसकी कुर्सी सेफ है, लेकिन इस अचानक हुई कमाई ने उसको रॉबिनहुड बना डाला। एक सुबह सेंट जॉर्ज चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल का स्टाफ भौचक्का रह गया जब उनको एक गुमनाम लिफाफा मिला जिसमें मोनोपोली का $1 लाख इंस्टेंट इनामी टोकन था। बावजूद गहरी पड़ताल के भी कोई नहीं बता सका कि लिफाफा कहां से आया था। जैकबसन अब तक सेफ था। चोरी हुए प्राइजेस के सालों बाद मैकडोनल्ड्स के बॉसेस ने जांच के लिए FBI को बुला लिया। आखिरकार जेरोम के एक साथी ने दबे मुंह चुगली कर डाली और उसके तिगड़मी कारनामों की पूरी चेन का राजफाश हो गया। ये भी पता चला कि जैकबसन ने कोलंबो माफिया के लोगों को भी अपनी स्कीम में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था। फिर FBI ने एक बड़े स्टिंग में उसके 20 से भी ज्यादा साथियों को पकड़ा। 10 सितंबर 2001 को जैकबसन जेल चला गया, वो भी बिना वक्त गवाए। उसके कई साथी जेल जाने से बच गए। कुछ को सिर्फ उनके जीते हुए इनाम लौटाने के लिए ऑर्डर्स हुए। उन्हें पूरी जिंदगी $50 हर महीना देना पड़ा। इतने सब के बाद भी मैकडोनल्ड्स को चोरी हुई रकम मिलने की उम्मीद नहीं थी। असली हैमबर्गर सामने आएगा क्या प्लीज? दुनिया का बेस्ट मोनोपोली प्लेयर कौन है? मानो या ना मानो, मोनोपोली एक असली खेल माना जा सकता है और खेलों की तरह इसमें भी चैंपियन होता है। दुनिया में टोटल 14 मोनोपोली चैंपियनशिप खेली हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा हाल की चैंपियनशिप 8 सितंबर 2015 को मकाऊ में हुई। टूर्नामेंट के खेल की ऑफिशियल रूल बुक को सरल बनाने के लिए वक्त के साथ कुछ नए कायदे रिकॉर्ड में जोड़े गए हैं। सबसे पहले टूर्नामेंट से लेकर आज तक दुनिया में कुल 14 चैंपियन बन चुके हैं। सबसे पहला टूर्नामेंट 1973 में न्यूयॉर्क के कैटस्किल्स में हुआ था। मौजूदा मोनोपोली चैंपियन एक इटालियन है। 10 घंटे तक प्रॉपर्टी परचेज करने, किराया देने और पासिंग गो करने के बाद वेनिस के निकोलो फाल्कोने ने मोनोपोली के 27 खिलाड़ियों को हराकर जीत का ताज पहन लिया। इसके लिए इनाम था $20,580। ये देखने में अटपटा फिगर लग सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड मोनोपोली गेम में एक बैंक के बराबर पैसा है। निकोलो 34 साल के स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने जोश के साथ मुकाबला कर रहे चैंपियन बियोन हलवर्ड नेप्सकॉग, USA के प्रतिनिधि ब्रायन वैलेंटाइन, जापान के ग्रैंड चैंपियन सुतोमू दोइता को टाइटल जीतने के लिए हराया। लेकिन हराया कैसे? टूर्नामेंट जीतने के लिए निकोलो की स्ट्रेटजी सारी रेल रोड्स खरीदने की थी। उन्होंने खेल के सेकेंड हाफ में जेल को एक सेफ जगह की तरह इस्तेमाल करने का तरीका भी अपनाया। जब तक कि अगली चैंपियनशिप नहीं होती, ये इटालियन मस्खरा इंसान फक्र से कह सकता है कि वो दुनिया का बेस्ट मोनोपोली प्लेयर है। निकोलो की जीत से कुछ समझे दोस्तों? क्या आपको लगता है कोई मोनोपोली का चैंपियन हो सकता है, या फिर ये सब उस बूढ़ी औरत की दुआओं का असर था? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं और जीत के लिए आपकी स्ट्रेटजी शेयर करें अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है। फ्री पार्किंग में जाने पर क्या होता है? मोनोपोली के रूल्स पर हमेशा से बहस होती आई है। आप चाहे कितना ही इसको कायदे से खेलने की कोशिश करें, कोई ना कोई हमेशा ये दावा करेगा कि आप गलत खेल रहे हैं। लेकिन बहस का एक गर्मा गर्म टॉपिक ये है, फ्री पार्किंग में जाने पर आखिर क्या होता है? खैर, अब तक बिकी मोनोपोली की हर कॉपी के साथ दी गई रूल्स की कॉपी के हिसाब से फ्री पार्किंग बेकार है। वैसे तो ये सिर्फ चमकीले प्लेइंग पीसेस के आराम करने की जगह पर है, जबकि आप पैसे गिन रहे होते हैं। हासब्रो ये कहते आए हैं कि उन्हें परेशान कस्टमर्स के हर साल सैकड़ों कॉल्स आते हैं जो इस बारे में पूछते रहते हैं। नतीजे में कंपनी ने तय किया कि वो मोनोपोली प्लेयर्स पर स्टडी करेगी। इससे उनको पता चला कि कोई 68% रेस्पोंडेंट्स ये मानते हैं कि वो वाकई रूल्स को हवा में उड़ा देते हैं। ऐसी बेतुकी बात कभी आपने सुनी? पर्सनली शाम के वक्त मैं एक दिलचस्प रूल बुक की क्विक रीडिंग से ज्यादा और कुछ पसंद नहीं करूंगा। और सुनिए, 30% लोग तो खुद के नियम बना चुके थे। इस बात ने हासब्रो को खेल में नए हाउस रूल्स का एक सेट शामिल करने के लिए इंस्पायर किया।
उनमें सबसे पॉपुलर रूल ये था कि हर टैक्स डॉलर और फाइन बोर्ड के सेंटर में जाएगा और वो उस प्लेयर को मिलेगा जो फ्री पार्किंग तक पहुंचेगा। जय हो भैया। शायद गलत खेल रहे हो दोस्तों। फ्री पार्किंग या अकेला ऐसा रूल नहीं है जो आपकी खोपड़ी यकीनन चकरा देगा। सालों से लोग रूल बुक को नजरअंदाज कर रहे थे, तो इस बात के बहुत सारे चांसेस थे कि खेल को खेला कैसे जाए। इसके बारे में आप बहुत सारी बातें नहीं जानते, बल्कि जॉनी नेक्सस के एक वायरल 2005 ब्लॉग स्पॉट के हिसाब से खेल को सब गलत तरीके से खेल रहे थे, जिससे खेल जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया था। नेक्सस ने सबसे बड़ी गलती बताई कि जब भी कोई एक प्रॉपर्टी पर पहुंचता है लेकिन उसे खरीदता नहीं है, तब अधिकतर लोग अपने खिलाड़ी की बारी तक पहुंच जाते हैं। ऑफिशियल रूल बुक के हिसाब से आपको वास्तव में करना यह चाहिए कि सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को वो प्रॉपर्टी देनी चाहिए। इससे प्लेयर्स के बीच इंटरेक्शन को बढ़ावा मिलता है और खेल की स्पीड भी बढ़ती है। अपनी बारी तक कोई बोर नहीं होता। वक्त के साथ ये रूल शायद इसलिए चलन से बाहर हो गया होगा कि इससे फैमिलीज में आपसी झगड़े बढ़ने लगे थे। आखिरकार मोनोपोली खुद इतना कॉम्पिटिटिव खेल है कि हर बार किसी के पासा फेंकने पर बहस की जरूरत ही नहीं। और ये ही अकेला रूल नहीं है जो शायद गुमनाम हो रहा था। क्या आप जानते हैं कि आप जेल कब गए थे? क्या अब भी आप प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त कर सकते हैं? जेल की सजा आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती और रईस खिलाड़ी को इससे कुछ खास नुकसान नहीं होता। यही दुनिया भाई। 21 सेकंड में मोनोपोली जीतो। बहुत लंबा चलने की वजह से मोनोपोली की रेपुटेशन खराब है, लेकिन मैं कहूं कि सारा खेल आप 21 सेकंड में जीत जाएंगे तो। डेनियल जे मायर्स नोत्र डैम यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो कहते हैं कि दो प्लेयर्स के बीच मोनोपोली के सबसे छोटे खेल के लिए 4 बाजियां, डाइस के 9 रोल्स और 21 सेकंड से लगते हैं। इन शॉर्ट, एक खिलाड़ी बोर्ड पर बड़ी तेजी से बोर्ड वॉक और पार्क प्लेस खरीदने के लिए घूमता है और उन पर घरों को रख देता है। इस बीच दूसरा प्लेयर चांस कार्ड बना लेता है जो उसे बोर्ड वॉक पर भेज देता है और 3 घरों का रेंट देने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। और समझो, खेल खत्म। अब मुझे गलत मत समझिए, ये वाला खेल तो ढूंढे से नहीं मिलेगा, बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर मानते हैं कि ऐसा हर 25 नील 38 खरब 99 अरब 89 करोड़ 16 लाख 71 हजार 40वें खेल में एक बार होता है। अब मैं नहीं जानता किसके पास इतना टाइम होगा जो वो इतनी दफा मोनोपोली खेलेगा, लेकिन मायस और उसके बेटे ने ये जानने के लिए बहुत टाइम स्पेंड किया कि मोनोपोली खेल को सबसे तेज कैसे खेला जा सकता है, और उन्हें सटीक तरीका मिला भी। अपन तो उनका फॉर्मूला मान लेंगे भाई। जेल जाने में भी मजा। ये मोनोपोली से जुड़ा एक और सच है जो आपकी करंट स्ट्रेटजी पर सवाल खड़े करता है। जेल जाकर खेल जीता जा सकता है, और जब आप जेल में होते हैं तो आपको फिर बाहर आने का कीड़ा काटता है। लेकिन यूके मोनोपोली चैंपियन नेटली फिट्सिमन्स का कहना है कि जेल में ज्यादा वक्त बिताकर जीत हासिल की जा सकती है। उत्तरी आयरलैंड की रहने वाली 26 साल की नेटली की वर्ल्ड में 6th रैंक है। उसने उसके हस्बैंड सहित 4 लोगों को 2015 में यूके और आयरलैंड चैंपियनशिप टाइटल में हराया था। नेटली मानती है कि खेल की शुरुआत में यही अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके जेल से बाहर आने की कोशिश की जाए। आखिरकार आप प्रॉपर्टी खरीदने का मौका तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, जबकि वो भी अवेलेबल है। लेकिन गेम के दूसरे हाफ में जबकि सारे प्रॉपर्टी स्क्वायर्स खत्म हो जाते हैं, तब जेल जाने में कैसी शर्म। आप रिलैक्स होकर वेट कीजिए कि समझदार ऑफिसर मेलोरी आपको जेल से छोड़ दे। सारा पैसा आपका, कोई देनदारी नहीं, चाहे प्रॉपर्टी महंगी हो। जीतने का ये सबसे रोमांचक तरीका ना हो, लेकिन नेटली इसको सबसे इफेक्टिव तरीका मानती हैं। मोनोपोली की सबसे लंबी बाजी। मानना पड़ेगा कि मोनोपोली अक्सर बेहद लंबा खेल बन जाता है। जब तक आप खेल खत्म करें सूरज डूब चुका होता है और आपको मुश्किल से याद आएगा कि आपने खेल शुरू क्यों किया था। आपको महसूस होगा कि आप मोनोपोली में दुनिया का अब तक का सबसे लंबा खेल खत्म कर चुके हैं। लेकिन हासब्रो कहता है कि हिस्ट्री में आज तक का सबसे लंबे गेम का रिकॉर्ड पूरे 70 दिन का है, जो कि खेल 70 दिन तक लगातार चला था और ये रिकॉर्ड बना। बाद में वो 1680 घंटे और चला। इस बात का पता नहीं है कि ये गेम कब और कहां पर खेला गया था और प्लेयर्स कौन थे, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक बात हम बड़े आराम से मान सकते हैं, खेल के खत्म होते ही प्लेयर्स अपनी कुर्सियों में ही जल भुनकर खाक हो गए होंगे, है ना। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश भी करेगा, लेकिन ऐसा लोग कर चुके हैं। 13 मार्च 1975 को फिलाडेल्फिया के स्क्रैनटन में डेविड मोंटीथ, लाजलो फरकास, माइक डुइक्स और अल हेंडरसन नाम के दोस्तों ने मोनोपोली की बाजी शुरू की, जो कि पूरे 54 घंटों तक चली। बिल्कुल सही, वो पूरे दिन और पूरी रात खेले, जब तक कि 15 मार्च को उन्होंने खेल खत्म नहीं कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक एडिशनल रूल जोड़ा कि खेल में कोई पूरा दिवालिया ना हो, इसलिए बैंक से अनलिमिटेड उधार लिया जा सकता है। बर्नार्डिन येंचो नाम का ऑफिसर खेल की गवाही के लिए मौजूद था। खेल के हर घंटे बाद गवाह एक खास फॉर्म साइन करते थे। मोनोपोली के टाइम खाने वाली खासियत के बारे में ढेरों चुटकुले बन रहे थे। इसी कारण से हासब्रो ने हम पर दाना डालने के लिए 2019 में अब तक का सबसे बड़ा गेम लॉन्च किया। क्या आप इसे खेल पाएंगे?
दुनिया का सबसे महंगा मोनोपोली सेट क्या है? मोनोपोली को कीमती खेल की तरह नहीं जाना जाता, लेकिन खेल में हजारों से भी ज्यादा चेंजेस होने से इसकी कीमतों में फर्क है। आपको लगता होगा कि सबसे नई थीम एडिशन के लिए आप जेब ढीली कर रहे हैं, लेकिन 1-2 लाख डॉलर वाला सेट कैसा होगा? इस प्राइस टैग के साथ तो आप यही सोचेंगे कि शायद ये खालिस सोने या ऐसी ही किसी चीज से बना होगा, और ये सही भी है। ये एकदम अनोखा और बेहतरीन मोनोपोली सेट 1978 में सैन फ्रांसिस्को के वर्ल्ड फेमस ज्वेलर सिडनी मोबिल ने बनाया था। अकेला बोर्ड ही 23 कैरेट सोने से बना था, जबकि सॉलिड सोने के घरों और होटल्स की चिमनियों पर रूबीज और सफायर्स जड़े हुए थे। डाइस पर 42 फुल कट हीरों से स्पॉट्स बने हुए थे। ये भी ठीक था, कोई अजूबा नहीं होगा कि आप रियल नोट से खेलेंगे, लेकिन यहाँ तो नोट भी सोने के थे। मोबिल ने जब ये बोर्ड बनाया था तब एक आउंस सोने की कीमत 360 से 460 डॉलर के बीच थी, लेकिन आज एक आउंस सोने के भाव 1800 डॉलर से ऊपर है। इस बोर्ड पर जो अकेली बाजी हुई थी वो खुद मोबिल और ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड हीथ के बीच एक शोडाउन मैच था। ये बोर्ड जब लंदन ले जाया गया तब मोबिल हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड से घिरा हुआ था। सेट का मालिक स्मिथसोनियन है और इसको कभी बेचा नहीं गया, जो कि गलत है। गुस्से में इसको पलटने में टशन तो है मेरे भाई। क्या आपके पास भी मोनोपोली के बारे में शेयर करने के लिए कुछ मसाला है? तो भाई आगे बढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बार जब आप कमेंट से फ्री हो जाएं तो नॉलेज बढ़ाने के लिए सीरीज के पुराने एपिसोड्स भी देख डालिए। देखने के लिए शुक्रिया।